सुकून एफएम पर आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही कहानी आपको कैसी लग रही है ये भी हमें जरूर बताएं। कल हमने देखा कि सिंधु और राशि आश्रम में छिपकर सीनियर अभिमन्यु की जानकारी जुटा रही थी। वो पता लगा रही थी कि हर साल सीनियर अभिमन्यु एक साल में 1 महीने के लिए कहीं गायब हो जाते हैं और इस बार उन्हें 25 दिन हो चुके हैं। वे चोरी छिपे छुपकर और युवराज से मिलकर ये सूचना दे देते हैं, लेकिन ये रहस्य बरकरार था कि अभिमन्यु कहाँ चला जाता है। जब वो युवराज से बातें करके वापस आ रही थी तो उन्हें कुछ महसूस हुआ कि उनकी हरकतें कोई देख रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया था। अब उन्हें सतर्क रहकर अगले 5 दिनों में और सुराग जुटाने थे ताकि अभिमन्यु के राज से पर्दा उठ सके। अब आगे चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहीं युवराज सिंधु और राशि से बात करने के बाद वापस मनाली अपने होटल में चला गया था। मनाली की पहाड़ियों के बीच बचा होटल रात के अंधेरे में एक शांत गवाह की तरह खड़ा था। बाहर की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और बेड पर बैठा युवराज गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह अभिमन्यु के बारे में सोच रहा था। वो किसी न किसी तरीके से उससे बात करना चाहता था। तभी उसको याद आया कि काव्या अभिमन्यु के बारे में कुछ तो बता सकती है। उसके मन में जैसे ये ख्याल आया, उसने मन ही मन कहा, मुझे दीदी से पूछना चाहिए। शायद उनको पता हो कि सीनियर अभिमन्यु इस महीने में कहाँ जाते हैं। आखिरकार काव्या दीदी सीनियर को तो बचपन से जानती है। उसकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वो सीनियर अभिमन्यु के बारे में जानने के लिए बेचैन था। आश्रम के जो भी संकेत मिले वे अभी अधूरे थे। उसने झट से मोबाइल उठाया और काव्या को कॉल लगाने लगा, लेकिन स्क्रीन पर बैटरी लो का साइन दिखा। ये क्या? मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसने जल्दी से चार्जर उठाया और फोन को प्लग में लगाया। अब इंतजार करना होगा जब तक फोन ऑन नहीं होता। लेकिन जितनी देर हो रही थी उतनी ही बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। इधर जब युवराज अभिमन्यु के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय मुंबई में वसीम युवराज के कहने पर समीर सिकंदर पर नजर रखे हुए था। वो एक अजीब घबराहट के साथ अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था और आंखें बार बार स्क्रीन पर टिकी ही थी। यार, ये युवराज भाई का फोन बंद क्यों आ रहा है? वो पिछले 1 घंटे से लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज की आवाज सुनाई देती। क्या करूं? उसके चेहरे पर घबराहट और डर के भाव थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जो मैंने देखा वो सच था, मेरी आंखों का धोखा। ये हो क्या रहा है? उसने अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर युवराज को कॉल करने की कोशिश की। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया और घंटे बजे। ट्रिंग ट्रिंग। कुछ एक सेकंड में फोन भी युवराज ने उठा लिया था। युवराज ने फोन उठाते ही कहा, हाँ वसीम, बताओ क्या बात है। वसीम ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे स्वर में बोला, मालिक, वो आपके कहने पर मैं समीर सिकंदर पर नजर रखे हुए था, लेकिन मैंने जो देखा वो बहुत भयानक है। युवराज भी उसकी बात सुनकर चौंक गया और तुरंत सतर्क हो गया। उसको भी चिंता होने लगी कि उसने धीरे से पूछा, हुआ क्या वसीम? मुझे पूरी बात बताओ साफ साफ। मालिक, वो समीर सिकंदर ने सिंघानिया परिवार को चैलेंज करने का प्लान बनाया है। उसने रहबर आश्रम की गुरु माँ मंजू को भी बुला लिया है और इस चैलेंज के लिए वो कल सुबह चैलेंज करने वाली है। वसीम ने पूरी बात बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवराज को समझ आ रहा था कि वसीम इतना क्यों घबराया हुआ है। युवराज को तो इस चैंपियनशिप में उलझा दिया और पीछे से उसके परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन यह वक्त घबराने का नहीं, दिमाग से काम लेने का था। युवराज की आंखों में एक चमक उभरी, लेकिन साथ ही साथ उसका माथा भी सिकुड़ गया। यह तो सीधा वार है, मुझे उलझाकर परिवार पर हमला करने का प्लान। उसे समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण चाल नहीं थी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है वसीम। मैं भले ही वहां नहीं हूं, लेकिन काव्या दीदी है। उन्हें हराना किसी छोटे मोटे फाइटर की बस की बात नहीं। युवराज ने ठहर कर कहा और ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। काव्या दीदी अकेले सब पर भारी पड़ेंगी, ये सोचकर युवराज भी शांत नहीं हो पा रहा था। हाँ, मुझे खुद भी कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा। युवराज के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। उसका मन एक पल के लिए सवालों का बवंडर सा बन गया था। सीनियर अभिमन्यु हर साल जाते कहाँ हैं? सभी के सभी सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। आश्रम में जितनी भी बातें उसने सुनी थी वो अधूरी थी। वो किसी से भी अपनी असली जिज्ञासा साझा नहीं कर सकता था जब तक उसे ठोस सबूत न मिले। उसके मन में तुरंत काव्या दीदी का ख्याल आया और उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और काव्या दीदी को कॉल करने लगा।
काव्या दीदी ने भी वक्त रहते फोन उठा लिया और बोली, हाँ युवराज, कैसे हो और कहाँ हो? क्या कुछ पता चला सीनियर अभिमन्यु के बारे में? काव्या की आवाज में हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसमें वही पुराने आत्मविश्वास से भरी गंभीरता भी थी। युवराज ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और इस वक्त मैं मनाली में हूं। मनाली? काव्या के मुंह से एकदम निकला। युवराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ दीदी, यहाँ एक आश्रम है और इस आश्रम के गुरु सीनियर अभिमन्यु ही हैं। मैं उन्हीं के बारे में आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। काव्या कुछ पल शांत रही और फिर बोली, हाँ कहो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। युवराज ने अपनी आवाज को संयमित रखते हुए पूछा, दीदी मुझे पता चला है कि सीनियर अभिमन्यु हर साल इन दिनों में 1 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वो जाते कहाँ हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? फोन के दूसरी तरफ से कुछ सेकंड गहरी खामोशी छाई रही। फिर काव्या की धीमी आवाज आई, युवराज मैं इस बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक किसी छोटे से गांव में गए थे। उनका पूरा परिवार वहीं पर रहता है। हो सकता है कि वो उनसे मिलने जाते हों। युवराज के दिमाग में सुनकर एकदम बिजली सी कौंधी। अगर सीनियर अभिमन्यु हर साल अपने गांव जाते हैं तो हमें वहां से कुछ सुराग मिल सकता है। उसने जल्दी से पूछा, क्या दीदी आपको गांव का नाम पता है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि पता लगाकर तुम्हें बताऊं, काव्या ने जवाब दिया। युवराज को इस जवाब से संतोष नहीं मिला था, लेकिन अभी के लिए उसे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। वो ठहर कर युवराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, दीदी एक और जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? युवराज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, दीदी समीर सिकंदर हमारे परिवार को चैलेंज करने का प्लान बना रहा है। उसने रहबर आश्रम की गुरु मां मंजू को भी इस चैलेंज के लिए बुलाया है। अब आपको ही इसे संभालना होगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या अचानक हंस पड़ी। युवराज तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। समीर सिकंदर कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उसे ये तक अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं। मुझे संभालने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे उसे सबक सिखाने में मजा आएगा। युवराज उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ। उसे पता था कि काव्या किसी भी हालात में हार नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी ये कोई खेल बहुत बड़ा था। ठीक है दीदी, लेकिन सावधान रहिएगा, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। उसने अपनी दीदी को फिर से आगाह करने की कोशिश की। हाँ युवराज मुझे पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, काव्या ने जवाब दिया। उसके बात सुनकर युवराज को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने फोन काट दिया, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। युवराज ने फोन टेबल पर रखा और खिड़की तक गया। बाहर हल्की चांदनी फैली हुई थी। पहाड़ों पर सफेद चमक के साथ ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। सीनियर अभिमन्यु का गांव, अगर हमें वो जगह मिल जाए तो शायद हमें उनके बारे में और गहरी जानकारी मिल जाएगी। अब यह तय था कि युवराज को जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो गांव कौन सा है और वो कहाँ गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि वो हर साल एक ही समय पर क्यों जाते हैं? कोई भी ऐसे ही 1 महीने के लिए गायब नहीं होता। क्या वो किसी गहरी साधना का हिस्सा है या फिर कोई ऐसा राज जिसे कोई नहीं जानता? युवराज के माथे पर पसीने की बूंदें भी आ गई थी। ठंडी हवा भी उसकी हथेलियां गर्म कर चुकी थी। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं खुद सीनियर अभिमन्यु से मिलने जाऊंगा। उसने एक गहरी सांस ली। वहीं आश्रम में सिंधु और राशि अपने अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन उनका मन बेचैन था। राशि ने धीमी आवाज में सिंधु से कहा, हमें आश्रम के दफ्तर में जाकर कुछ सुराग ढूंढने होंगे। अगर कहीं उनके जाने के बारे में लिखा होगा तो वही मिलेगा। सिंधु ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, लेकिन यह तो बहुत जोखिम भरा काम है। अगर हमें किसी ने वहां देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। राशि ने गहरी सांस ली और सिंधु से कहा, हमें इतनी मेहनत से यहां तक का सफर तो कर ही लिया है। अगर अब पीछे हट गए तो सब बेकार हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिंधु कुछ पल सोचती रही, फिर उसने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। रात के 12 बज गए थे। पूरी आश्रम गहरी नींद में चला गया था। हर कमरे के दरवाजे बंद थे और गलियारों में सिर्फ दीवारों से टकराती ठंडी हवा की सरसराहट थी। सिंधु और राशि अपने बिस्तर से उठी और धीरे से दरवाजा खोला। वे अपनी सांसें रोकते हुए आगे बढ़ने लगी। आश्रम का दफ्तर मुख्य भवन के पिछले हिस्से में था। वहां जाने के लिए उन्हें पहले गलियारे से निकलना था, फिर मंदिर के पास से होकर सीढ़ियों से नीचे जाना था और रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। एकदम राशि को कुछ ऐसा लगा
कि जैसे उन पर कोई नजर रख रहा है। वो एकदम वहीं ठंडी सी पड़ गई। उसने सिंधु का हाथ भी पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें भी लग रहा है क्या कोई हमें देख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि हमारे पीछे कोई ना कोई तो है। सिंधु ने भी सिर हिलाया। वो दोनों वहीं पर ठहर गई। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन हवा में किसी की गहरी मौजूदगी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर तक बिना हिले डुलोए वो वहीं पर खड़ी रहने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अगर कोई उनका पीछा कर रहा था तो वो देखने के लिए तैयार थी कि वो है कौन। आखिरकार वे आश्रम के दफ्तर के पास पहुंच गई। ये एक पुराना कमरा था और जिसकी लकड़ी की दीवारों पर कई वर्षों की कहानियां दर्ज थी। चारों तरफ मोटी मोटी किताबें और रजिस्टर रखे थे। हल्का दरवाजा खुला हुआ था और राशि और सिंधु एक दूसरे को देखकर चौंक गई। क्या यहाँ पहले से कोई अंदर है? सिंधु ने फुसफुसाते हुए कहा। ये दोनों सांस रोककर कुछ देर तक खड़ी रही। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर झांका। कमरा खाली था, लेकिन टेबल पर कुछ कागज बिखरे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें देखा हो। सिंधु ने दरवाजे को थोड़ा और खोला और धीरे से अंदर कदम रखा। राशि भी पीछे पीछे अंदर चली गई। वे अलमारी के पास पहुंची, जहां पर बहुत सारी किताबें और फाइलें को देख रही थी। हमें सीनियर अभिमन्यु से जुड़ी कोई फाइल चाहिए, राशि ने कहा और जल्दी से कागज को टटोलने लगी। कुछ देर तक उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर सिंधु की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जिस पर धूल जमी थी। उसने झट से उसे उठाया और पलटने लगी। कुछ ही पन्ने पलटे थे कि उसकी आंखें चौड़ी हो गई। राशि, राशि, ये देखो। राशि ने जल्दी से डायरी की ओर देखा। उसमें कुछ तारीखें दर्ज थी, हर साल उन्हीं दिनों में जब सीनियर अभिमन्यु आश्रम से बाहर जाते थे। ये देखकर एकदम से राशि भी हैरान हो गई थी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये सही रास्ता बताएगी डायरी कि अभिमन्यु कहाँ जाता है इस महीने में, या फिर ये कुछ और ही अफवाह थी? क्या पूरी जानकारी मिलने से पहले उनको कोई पकड़ लेगा? इनके पीछे था कौन? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, राइटर की तबीयत फिर से थोड़ी सी खराब हो गई है, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो आज भी हम आपको एक ही एपिसोड दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी उत्सुकता और अपने सुनने के मजे को कम नहीं करना है। आप लगातार सुनते रहिए कहानी को, और कल से हम फिर से 5 एपिसोड आपको देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, कहानी को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो।